Assalamu alaikum class, I'm your biology teacher. So today we will start our third lecture of chapter 1 Introduction to Biology class 9th. My name is Laba Basim and I'm from Friends Line Learn and Earn. So the points that we will discuss today are previous lecture review, relationship of biology with other science, that's the main topic that we will study today, and explanation of each discipline under that headings, and a flow chart or then conclusion. So first of all, let me give you a review of previous lecture. But we study in our previous lecture, we study about different branches of biology. Three major branches हैं biology की: botany, zoology और microbiology. Zoology study of animals, zoo में animals होते हैं, तो just like botany study of plants and microbiology names ज़ाहिर है स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. इसके अलावा हमने फार्माकोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी और डिफरेंट जो है मोर्फोलॉजी, एनाटमी, फिजियोलॉजी, ये डिफरेंट ब्रांचेस जो हमने पढ़ी थी. ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे कि रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंस. बायो जो है वो किस तरह बाकी साइंस से लिंक करती है. जैसे हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि साइंस क्या है, मेजर हेड है, इसके अंदर सब ब्रांचेस हैं इसकी: बायो, फिज़िक्स, केमिस्ट्री. जब ये सब ब्रांचेस जो हैं इन रिटर्न एक मेजर हेड साइंस के अंदर आके मिल रही हैं, तो लिहाजा ये सब क्या होंगी, आपस में इंटरलिंक करती होंगी. तो हमने क्या पढ़ना है कि इनका आपस में रिलेशनशिप क्या है. ठीक है, biology includes information on various aspects of living things, but these information relate to other branches of science as well. For example, when studying the process of movement in plants, the biologists have to refer the laws of motion in physics. अब एग्जांपल्स यहाँ दी गई हैं कि जैसे कि हम जो है मूवमेंट ऑफ प्लांट एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं कि एनिमल्स किस तरह मूव करते हैं, बर्ड्स किस तरह फ्लाई करती हैं, फिशेस किस तरह स्विम करती हैं, और लैंड एनिमल्स किस तरह वॉक करते हैं. इसके बारे में स्टडी करने के लिए हम क्या हैं, हमें साथ में फ़िज़िक्स के जो है मोशन के लॉज हैं उनको ध्यान में रखना पड़ता है. ठीक है, 3 लॉज हैं न्यूटन के मोशन से रिलेटेड. ठीक है, तो हमें उन्हें जो है स्टडी करना पड़ता है ताकि हमें पता चले कि अच्छा बॉडी मूव कर रही है तो वो क्यों मूव कर रही है. ठीक है, अगर बॉडी एक रेस्ट में है तो क्यों है. आप अपने फ़िज़िक्स में जो है फ़िज़िक्स की बुक में इन लॉज के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, दिस फॉर्म द बेसिस ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी साइंस. इंटरडिसिप्लिनरी कहते हैं कि एक ब्रांच जो दूसरी ब्रांच से आपस में रिलेट करें. ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज. ठीक है, तो क्या है कि इंटरडिसिप्लिनरी साइंस बनाती है, यानी कि एक ब्रांच और दूसरी ब्रांच के दरमियान में आपस में लिंक क्रिएट करती है. तो सबसे पहले जिसके बारे में हम पढ़ेंगे वो है बायोफिज़िक्स. इट डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स विच आर एप्लीकेबल टू बायोलॉजिकल फिनोमेना. अब बायो और फिज़िक्स का आपस में किस तरह लिंक है, जैसे हमने पहली एग्जांपल देखी थी वो भी यही थी कि बायो लिविंग ऑर्गेनिज्म और फिज़िक्स का आपस में लिंक. ठीक है, अब क्या है कि फिज़िक्स के कुछ लॉज और प्रिंसिपल्स हैं. ठीक है, वो बायो में किस तरह, लाइफ में किस तरह अप्लाई होते हैं. ठीक है, अब जैसे कि यहाँ एग्जांपल दी है कि वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ लीवर एंड द लिम्स ऑफ एनिमल इन बायोलॉजी. लीवर जो है वो क्या है कि वो सपोर्ट करता है एक मीटर रोड को अपने ऊपर. ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आपको एक लीवर शो किया गया, ये लिवर है जिसने मीटर रॉड को अपने ऊपर सपोर्ट किया हुआ है. ठीक है, इसी तरह ही ये हमारी आर्म है और इसका ये जॉइंट है, इसने आर्म के दोनों साइड को एक दूसरे के ऊपर सपोर्ट किया हुआ. तो जैसे आर्म वर्क करती है, लिम्स हमारे मूव करते हैं, जस्ट लाइक कि लिवर जो है फिज़िक्स में जो एक अपरेटस है वो भी बिल्कुल वैसे ही वर्क करता है. ठीक है, और जो पहली एग्जांपल मैंने आपको बताई कि मूवमेंट के लिए मोशन के लॉज को स्टडी करना पड़ता है, तो वो भी बायो फिज़िक्स में लिंक क्रिएट करता. ठीक है, अब नेक्स्ट हम मूव करेंगे तो हमारे नेक्स्ट जो रिलेशनशिप है वो बायो और केमिस्ट्री के दरमियान में है, जिसे हम कहते हैं बायो केमिस्ट्री. इट डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स एंड प्रोसेसेस अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म. लिविंग ऑर्गेनिज्म में बहुत से प्रोसेसेस होते हैं, रिएक्शंस होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, प्लांट्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर. वो सब प्रोसेसेस क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शंस होते हैं. ठीक है, उन सब प्रोसेसेस को स्टडी करने के लिए हम बायो और केमिस्ट्री को आपस में लिंक करते हैं. ठीक है, बायो का केमिस्ट्री का लिंक सबसे ज़्यादा होता है. ठीक है, अब जैसे कि एग्जांपल दी गई है कि स्टडी ऑफ बेसिक मेटाबॉलिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स द नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री. अब फोटोसिंथेसिस का एक प्रोसेस है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलकर ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाते हैं. ठीक है, यह प्रोसेस है. तो इसको स्टडी करने के लिए जो है वो हमें केमिकल एक रिएक्शन है जो बॉडी के अंदर होता. ठीक है, इससे जो है वो स्टडी करने के लिए जो है हम बायो और केमिस्ट्री आपस में लिंक करती हैं. ठीक है, अब बायो यानी प्लांट्स के अंदर फूड बनाने के लिए एक रिएक्शन हो रहा है, और वो रिएक्शन क्या है, केमिकल रिएक्शन. फॉर एग्जांपल जैसे फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन होता, उसमें हमें चाहिए होता 6 CO2 combines with 6 H2O gives us C6H12.
12O6 प्लस 6O2। अब ये रिएक्शन है, ये फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिले आपस में ग्लूकोज बना, C6H12O6 ग्लूकोज है और वाटर, यानी कि फूड बनी। ये फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है, ठीक है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में हुआ, ठीक है। उस पर रेस्पिरेशन का प्रोसेस उल्टा होता है, ग्लूकोज जो है वो ब्रेक डाउन होती है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और हमारे पास क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक है। तो ये दो प्रोसेसेस हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होते हैं, ठीक है। और ये दो प्रोसेसेस जो हैं वो केमिकल रिएक्शंस हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं, और ये बायो और केमिस्ट्री को आपस में क्या करते हैं, लिंक करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मूविंग ऑन फॉरवर्ड हम पढ़ेंगे बायो मैथमेटिक्स के बारे में, या बायोमेट्री। बायो और मैथमेटिक्स का आपस में किस तरह लिंक है। इट डील्स विद स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेसेस यूजिंग मैथमेटिकल टेक्निक्स एंड टूल्स। बायोलॉजिकल प्रोसेसेस जो बॉडी के अंदर होते हैं उनको डील अप करने के लिए मैथमेटिकल टेक्निक्स और टूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको पहले रिएक्शन बताया, उसमें एक अमाउंट थी कि कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल्स और वाटर के 6 मॉलिक्यूल्स कंबाइन करके ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल बना रहे थे, ठीक है। तो ये क्या है कि क्वांटिटी है, एक आइडेंटिफाई क्वांटिटी। हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म की, हमें पता चला कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलकर ग्लूकोज बना रहे थे। अब कितनी अमाउंट चाहिए थी, ये हमने मैथमेटिकल फार्मूलाज से, मैथमेटिकल कैलकुलेशन से फाइंड आउट किया कि अच्छा इतनी अमाउंट जो हमें चाहिए है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए। इसके अलावा डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैं, हम उनके साइज़ को आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे एटम का साइज़ सबसे छोटा है, मॉलिक्यूल्स उससे बड़े, ठीक है। इसके बाद डीएनए, इस तरह डिफरेंट साइज़ हैं। बैक्टीरिया, माइटोकॉन्ड्रिया, डिफरेंट ऑर्गेनालिज हैं, इनके साइज़ बढ़ते जाते हैं। अडल्ट ह्यूमन का साइज़ एट द एंड कितना होता है। तो डिफरेंट साइज़ हैं जो कि हमें जो है आइडेंटिफाई करते हैं, किसके थ्रू, मैथ के थ्रू हमें पता चलता है कि अच्छा इसकी एक फिक्स वैल्यू है कि ये स्मॉलेस्ट है और ये लार्जेस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट मूविंग ऑन फॉरवर्ड जो हमारे पास स्लाइड है वो बायो जियोग्राफी की है, यानी बायो का और जियोग्राफी का आपस में लिंक। जियोग्राफी कहते हैं जियोग्राफिकल रीजन्स को। हमारे अर्थ में डिफरेंट एरियाज़ हैं, ठीक है, डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स। आप डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स में डिफरेंट टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। तो किस तरह के जियोग्राफिकल रीजन में किस तरह का लिविंग ऑर्गेनिज्म पाया जाएगा, इसके बारे में स्टडी हम करते हैं बायोजियोग्राफी में। इट डील्स विद स्टडी ऑफ अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड. It applies the knowledge of characteristic of particular geographical region to determine the characteristics of living organism found there. फॉर एग्जाम्पल डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स हैं, जैसे कि पोलर रीजन्स में पोलर बियर्स पाए जाते हैं। उनके कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे हैं कि वो पोलर रीजन्स में पाए जा सकते हैं, यानी उनकी फर जो है काफ़ी थिक होती है, तो वो पोलर रीजन्स में पाए। अब बर्ड्स जो हैं वो फ्लाई करते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक यह है कि वो विंग्स होते हैं उनके, ठीक है। तो वो एयर में और ट्रीज़ के ऊपर उनके नेस्ट होते हैं, ठीक है। अब जैसे कि फ़िशेज़ हैं, वो क्या हैं कि वो वाटर में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। अब वाटर भी दो तरह के हैं, मेरीन वाटर यानी नमकीन पानी, ठीक है, और फ्रेश वाटर यानी साफ़ पानी, ठीक है, जिसमें नमकियात शामिल नहीं होती, ठीक है। अब क्या है कि कुछ फ़िशेज़ होती हैं जो फ्रेश वाटर में रहती हैं, उनकी बॉडी के कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे होते हैं कि वो फ्रेश वाटर में रेस्पायर कर सकती हैं, यानी सांस ले सकती हैं। अब वो फ्रेश वाटर फ़िशेज़ जो है मेरीन वाटर में नहीं रह सकती, ठीक है, वो नमकीन वाले पानी में नहीं रह सकती, वो ज़िंदा नहीं रहेंगी, वहाँ सांस नहीं ले पाएंगी। तो डिफरेंट तरह की फ़िशेज़ का, डिफरेंट तरह की ऑर्गेनिज्म का, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी खसूसियात के लिहाज से वो जो है उनका एक स्पेसिफ़िक लोकेशन है, एक स्पेसिफ़िक हैबिटेट है। हैबिटेट कहते हैं प्लेस को जहाँ वो रहता है ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो एक स्पेसिफ़िक जगह है जहाँ पे वो रहते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ना कि अच्छा ये वाला ऑर्गेनिज्म कहाँ पाया जाएगा, ये वाला ऑर्गेनिज्म कहाँ पाया जाएगा, ये वाले प्लांट्स कहाँ उगेंगे और वो वाले कहाँ उगेंगे, इसको हम बायोजियोग्राफी में पढ़ते हैं। जैसे कैमल है, कैमल क्या होता है, कैमल अपने अंदर वाटर स्टोर कर लेता है, दैट्स वाई कैमल जो है वो डेजर्ट एरिया में प्रेजेंट होता है। सिमिलरली कैक्टस है, एक प्लांट है, वो क्या करते हैं अपने अंदर वाटर स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। और उनकी थिक जो है वो क्यूटिकल होती है, थिक आउटर कवरिंग होती है, जिसकी वजह से वाटर उनके ट्रांसपायर नहीं करता उनकी बॉडी से, ठीक है। पानी बुखारात बनकर उड़ नहीं जाता उनकी बॉडी से, ठीक है। तो इस तरह के ऑर्गेनिज्म जो है पानी को स्टोर कर लेते हैं। तो ये कहाँ पाया जाता है, डेजर्ट एरिया में। डेजर्ट एरिया सहराई इलाके जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, ठीक है, और बारिशें बहुत कम होती हैं, ठीक है, तो उनको पानी स्टोर करना पड़ता। आगे जो है बायो इकोनॉमिक्स, इट डील्स विद स्टडी ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू। अब हम इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब ये है कि हम चीज़ के प्रॉफिट और लॉस के लिहाज से उसे जो है वो स्टडी करते हैं या उसके बारे में पढ़ते हैं। अब एक ऑर्गेनिज्म है जो हमने ग्रो करवाया है, ठीक है, तो अब इससे हमें कितना प्रॉफिट होगा कितना नहीं होगा वो हम इसमें पढ़ेंगे। जैसे कि एग्जांपल दी गई है कि हमने वीट की एक फ़सल उगाई। अब सबसे पहले हमने कैलकुलेशन की कि हमें वीट की फ़सल उगाने के लिए इतनी खाद चाहिए थी,
ठीक है, इतना सीड चाहिए था, इतनी लैंड चाहिए थी हमारी यूज़ हुई, इतना पानी हमारा यूज़ हुआ, और इसकी कितनी कॉस्ट आई इन सब में, ठीक है। अच्छा, खाद के इतने पैसे लगे, सीड्स में इतने ही जो है वो हमारे पैसे लगे, तो ये सब हमने नोट डाउन कर लिया एक जगह पे, ठीक है। फिर उसके बाद हमने फसल की देखभाल की, वक्त आने पर फसल तैयार हो गई। तैयार होने के बाद जब हमने उसे सेल आउट किया, तो उसे सेल आउट करने पर जितने पैसों में वो फ़रोख्त हुई, तो वो ज़्यादा कीमत होनी चाहिए उससे कि जितनी हमने उस पर जो है लगाई थी पहले, ठीक है। ज़्यादा से भी मतलब यह है कि काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए, नहीं कि थोड़ा इक्का दुक्का रुपये ज़्यादा हो, थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए ताकि हमारा प्रॉफिट हो, ठीक है। तो ये क्या है कि इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हमने इसको देखना कि अच्छा लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम इस ज़मीन पे उगाएंगे तो ये ज़मीन अच्छी है, यहाँ पर इसकी फसल अच्छे से उगेगी, यहाँ पर इसके ज़्यादा सीड्स ग्रो करेंगे और ज़्यादा हमें मुनाफा होगा, ठीक है। तो ये क्या है, बायो इकनॉमिक्स, ठीक है। उसके बाद कभी कभार ऐसा होता है कि हम फसल उगा लेते हैं, ज़मीन अच्छी नहीं होती, उसमें हम सीड्स डाल देते हैं, लेकिन जो है वो फसल सही से उगती नहीं है, कीड़ा लग जाता है। तो ये क्या है, इकनॉमिक लॉस है हमें, ठीक है। हमारी जो है वो फसल सारी की सारी नहीं उगी, तो इन रिटर्न में हमें प्रॉफिट नहीं होगा, ठीक है। या फिर अगर सैलाब आ जाने की वजह से हमें लॉस हो जाता। तो ये क्या है, इकनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से किसी चीज़ की ग्रोथ को देखना। नेक्स्ट हमारे पास एक फ़्लो चार्ट है जो इस पूरे को जो है कवर कर रहा है टॉपिक को। सबसे पहले है केमिस्ट्री, केमिस्ट्री ने बनाई बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री में आ गया फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन, ठीक है। उसके बाद है इकनॉमिक्स, इकनॉमिक्स से निकली हमारे पास लिंक करके बायो इकनॉमिक्स, बायो इकनॉमिक्स में बेनिफिट्स एंड लॉस आ गए, एक चीज़ का कितना फ़ायदा हुआ और कितना नुकसान हुआ, ठीक है। कि इस ज़मीन पर फसल उगाने का कितना फ़ायदा होगा और इस ज़मीन पर फसल उगाने का कितना नुकसान होगा। बंजर ज़मीन पर फसल उगाएंगे तो ऑब्वियसली उगाने की कोशिश करेंगे तो उगेगी नहीं, तो वो लॉस है, और ज़रहेज़ ज़मीन पर उगाएंगे तो वो बेनिफिट है, हमें फ़ायदा मिलेगा। मैथमेटिक्स यानी बायोमेट्री बनी इससे, और डाटा एनालिसिस, ठीक है। जो भी हमने एक्सपेरिमेंट किए उससे हमें डाटा मिला, ठीक है, उसको एनालिसिस करना, ठीक है, उसके लिए हमें मैथ्स का इस्तेमाल करना पड़ता। फिज़िक्स है बायोफिज़िक्स, मसल्स और बोन्स की मूवमेंट है जो कि एक मोशन है, और मोशन में हम किस में पढ़ते हैं, मोशन, लॉज ऑफ मोशन हम किस में पढ़ते हैं, फिज़िक्स में। सेकेंडली जियोग्राफी, बायोजियोग्राफी निकली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म वर्ल्ड में कहाँ पाए जाते हैं, इसके बारे में स्टडी करना बायोजियोग्राफी में आता है। एट दी एंड हमारे पास है कंक्लूजन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एक्सेट्रा, दीज ऑल आर ब्रांचेस ऑफ साइंस एंड ऑल आर इंटरलिंक्ड विद ईच अदर। टू अंडरस्टैंड ऑल द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचर नेसेसरी टू हैव बेसिक नॉलेज ऑफ ऑल दोज दीज ब्रांचेस ऑफ साइंस। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो जो है ये साइंस की एक ब्रांच है और ये आपस में इंटरलिंक्ड हैं। अगर हम साइंस के बारे में बेसिक नॉलेज हासिल करना चाहते हैं तो हमें इन सब ब्रांचेस के बारे में पता होना चाहिए। अगर हम सिर्फ बायो को पढ़ेंगे तो हम बायो को नहीं पढ़ सकते अकेला। बायो दरअसल डिफरेंट ब्रांचेस के साथ लिंक्ड है, तो हमें बाकी सब ब्रांचेस का भी जो है हाउ नो होनी चाहिए, हमें उनके बारे में भी नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। दैट्स वाई आपके कोर्स में सबसे पहले जो है इन्हें आपस में लिंक करके बताया गया है, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर, थैंक यू फॉर लिसनिंग, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बी पॉजिटिव, थैंक यू।